अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ जी हमारे पास है मुराद सईद साहब की। जी हाँ, मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और काफ़ी नज़दीक भी हैं इमरान खान साहब से। और कहा ये जा रहा है कि जी मुराद सईद साहब आजकल बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं और चुपचाप कोने में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे हैं या वक़्त गुज़ार रहे हैं। लेकिन ये वही मुराद सईद साहब हैं जो कि खान साहब के साथ-साथ हमेशा नज़र आए और उन्होंने खान साहब के आने से पहले यानी कि खान साहब के एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आने से पहले भी खान साहब के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की थी। अब जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है तो उनके बहुत से जो नज़दीकी साथी हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में हैं, जिसमें मुराद सईद साहब भी शामिल हैं। मगर इस टाइम से पहले वो क्या बातें किया करते थे वो हम आपको बताते हैं कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। जी। ये थे मतलब ये हैं मुराद सईद साहब और जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं और कुचिकू वाली दोस्ती है इनकी, ये भी कहा जाता है। मगर पहले वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिया करते थे इमरान खान के आने से पहले भी और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी। लेकिन जब से खान साहब गए हैं मुराद सईद साहब कम कम ही नज़र आते हैं। काफ़ी सुना है कि जी मेंटल स्ट्रेस है उनको और ज़ाहिर है जिस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं, एक के बाद एक केसेस खुल रहे हैं, कभी इनके, कभी उनके और कभी किसी के, तो शायद इस वजह से भी मुराद सईद साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। एक और इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर और उनके बड़े करीबी साथी शहबाज गिल साहब तो आपको याद होंगे ही, जिनकी दादी जो हैं वो बिल्कुल आलू पालक बना रही थी जब पाकिस्तान बनने का अनाउंस किया गया। तो पहले हम वो देखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि आजकल शहबाज गिल साहब की क्या हालत है। मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही सी जिस वेले पाकिस्तान बनदा ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी इत्थे। असी अपने भरे होए घर, अपने डंगर, अपने वेलणे चलदे होए छड्ड के। जी। ये थे शहबाज गिल साहब जो कह रहे थे कि जी उनकी दादी जो हैं वो आलू पालक की सब्जी बनाते बनाते उधर ही छोड़कर आ गई थी और साथ ही उन्होंने कहा हमने डंगर भी छोड़ाए थे, मतलब जो जानवर थे इनके घर में वो भी छोड़ाए थे, बस इनको ही लेकर आ गई थी इनकी दादी शायद। तो बहरहाल नहीं, खैर इतने पुराने तो मुझे नहीं लगते, लेकिन बहरहाल बाकी लोग आ गए थे और ऑफ कोर्स शहबाज गिल साहब उस वक्त नहीं होंगे 1947 में। तो लेकिन अब इमरान खान साहब के साथ ये थे और बढ़ के स्टेटमेंट दिया करते थे, किसी को भी कुछ कहा करते थे, किसी को भी कुछ बोला करते थे। उनका ये कहना था कि जब केसेस खुलते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या पीएमएलएन का हो या किसी और पार्टी का, तो इन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ये लोग तरह तरह के नौटंकियां करते हैं, तरह तरह के तमाशे करते हैं। लेकिन जब शहबाज गिल साहब की गवर्नमेंट गई, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई और शहबाज गिल साहब को अदालत ने बुलाया, उनकी जो उन्होंने स्टेटमेंट्स पहले देते रहे हैं उसके ऊपर, तो शहबाज गिल साहब का हाल क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी, तो ये थे शहबाज गिल साहब और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। आज उनको जी एम्बुलेंस में जो है लेकर और अदालत पहुंचाया गया। बात सिर्फ इतनी है कि शहबाज गिल साहब आप हों या आप जैसे दूसरे लोग हों, जिस वक्त के किसी और की तबीयत खराब होती है, किसी और को अदालत बुलाती है, तो अगर आप उनका मजाक ना उड़ाएं और इस किस्म की बातें ना करें तो अच्छा होगा। इसलिए कि आपने सुना तो होगा ही, एक वर्ड होता है कर्मा। तो जी और दूसरा ये कि जी दुनिया गोल है तो जाहिर है कि वो चीज़ पलट के अपने ऊपर भी आ सकती है और जो कि हम इस वक्त देख ही रहे हैं
कि आपको जब भी अदालत बुलाती है तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बाकी टाइम आप स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, इधर उधर नजर भी आते हैं, लेकिन जैसे ही आपको अदालत बुलाती है तो आप हो जाते हैं 9-2-11। खैर, हमारी तरफ से आपके लिए दुआ है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए और आप जल्दी से जल्दी भले चंगे होकर और अदालत जाके अपने जो भी केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं उनको फेस करें पूरी बहादुरी के साथ। साथ साथ हम आपको पंजाब की बात बताएं तो जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी कि परवेज इलाही साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी, जैसे इमरान खान साहब को हटाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके, इसी तरह से उनको भी हटाए जाने की बातचीत हो रही है। और इमरान खान साहब का कहना है अपनी पार्टी के लोगों से, हालांकि PMLQ के मेंबर हैं परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाने में मदद भी की थी और साथ खड़े भी रहते। अब कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान को कहा है कि जी उनको काफी ज्यादा सीटें, तकरीबन 48 के करीब सीट्स उनको दी जाएं पंजाब असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी और PTI की तरफ से, लेकिन इमरान खान साहब इस बात के लिए तैयार नहीं है। और इस बात के ऊपर दोनों में एक तरह का कहना चाहिए कि थोड़ा सा नाराजगी भी चल रही है। और साथ साथ इमरान खान ने जो हमारे पहले गए थे आर्मी चीफ जो गए हैं जनरल बाजवा, उनके बारे में जो बातें की उससे भी परवेज इलाही साहब जो हैं वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से कहा है कि जी बाजवा साहब का नाम ना लिया जाए। मगर साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इमरान खान का कहना है कि जी वोटिंग कंप्लीट की जाए, लोगों को चेक किया जाए कि सब लोग वोट देने के लिए आए। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस परवेज इलाही के खिलाफ आएगा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब का कहना है कि नहीं, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने ही नहीं देंगे। साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कुछ और बातें भी की हैं थोड़ी सी, तो वो हम आपको सुनवा देते हैं। वैसे भी मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है PTI की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी, जो लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं। कम से कम अपने लीडर की बात फॉलो करो इमरान खान साहब। मैं तो खूब जो वो कह रहे हैं मैं तो उसी तरह ही कर रहा हूँ। और ये काम जो है ये अगर वो वैसे भी मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है PTI की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जी, ये थे परवेज इलाही साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के आजकल। और उनका कहना था कि जी 25 तारीख को जो हाल हुआ था, यानी जो उनका एक तरह का लॉन्ग मार्च चल रहा था और प्रोटेस्ट चल रहा था PTI का, तो उनका कहना है जी ज़बानें बाहर आई हुई हैं, ये क्या बात हुई। लेकिन खैर मतलब उनका यही था कहने का कि जी घबराए हुए थे, परेशान थे, क्योंकि उनका जो भी प्लान था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। और अब परवेज इलाही साहब का कहना है कि नहीं जी, वो तो इस किस्म की कोई वोटिंग होने ही नहीं देंगे जो कि उनके खिलाफ जा रही हो। मगर इमरान खान का कहना है अपनी पार्टी के लोगों से कि जी आंखें बंद करके और अंधा एतमाद ना किया जाए चौधरी परवेज इलाही पर। अब देखते हैं कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जाहिर है कि PTI और PMLQ में भी कुछ इख्तलाफात यानी कि दोनों में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। और साथ साथ PMLN में भी आपने आपको से पहली वाली वीडियो में बताया ही था कि किस तरह से जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार और साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी एक दूसरे के बारे में क्या फूल झड़ रहे दोनों के मुंह से। तो बिल्कुल जी, अब इसी किस्म के फूल झड़ते हुए जो है वो हमें PTI और PMLQ के दरमियान भी नजर आ रहे हैं। मगर अब देखते हैं कि आगे ये मामला किस तरह से चलता है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी सुनने में आया है, बल्कि न्यूज आई है कि जी चाइना और अफगानिस्तान यानी कि अफगान तालिबान जो है वो चाइना की कंपनी के साथ मिलकर, ऑयल कंपनी के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है। बड़ी अच्छी बात है अगर चाइना और अफगानिस्तान के तालिबान साथ मिलके काम कर रहे हैं, अफगान तालिबान। लेकिन बात सारी ये है कि ये सुनने में भी आया है और ये बात भी है कि इनकी सारी बैंकिंग जो सिस्टम है अफगानिस्तान का, वो तो इस वक्त बंद है और कोई इनको ना पैसे भेज सकता है ना वो किसी को पैसे भेज सकते हैं। अगर यही हाल है तो फिर चाइना के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है उसकी लेन देन यानी कि उसकी पेमेंट्स जो है वो किस तरह से की जाएगी और कौन सा तरीका होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है और ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। मगर बहरहाल देखते हैं
کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال چائنا اور افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، وہ آپس میں ہمیں بات چیت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کسی نے ویسے عمران خان صاحب کی یہ پکچر بھی ہمیں بھیجی تھی، اب مجھے نہیں پتا یہ خان صاحب راکٹ لانچر لے کے کس کو مارنے والے ہیں، میرے خیال ہے میرے گھر تو نہیں پھینک رہے ہوں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ پھینکنے کی بات آئی ہے تو پھینکنے پہ تو خیر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور کوئی کسی وقت بھی پھینک سکتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ افغانستان اور چائنا مل کر آگے کام کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، مگر خیر ہم اس سے آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی آگے جو ہمارے پاس نیوز ہے آپ کے لیے بالکل وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کر دیں گے، یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ جو کریں گے بلاول بھٹو زرداری، وہ ایسی ہوگی کہ جو کہ آلریڈی ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان کی لسٹ میں پاکستان کا نام آ جائے گا۔ بالکل آ جائے گا سر، جس طرح کے 1800 ڈالر کے شوز پہن کر بلاول بھٹو گھوم رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور پیسے کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب کی ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور یہ ٹانگ کب ٹھیک ہوگی یہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو اس میں زخمی ہوئے تھے وہ سب کے سب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر خان صاحب آخرکار کب ٹھیک ہوتے ہیں اور کب ان کی ٹانگ میں سے یہ پٹی نکلتی ہے یا یہ بینڈیج جو ہے وہ نکلتی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی یہ پکچر آئی ہے، کسی نے لگائی ہے، خیر بنائی بھی ہے، آئی نو کہ اس کو کسی طریقے سے وہ فوٹو شاپ کیا گیا، مگر یہ کہ بہرحال ٹھنڈ بہت ہے اور پورے پاکستان میں ہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے علاقے میں بھی بہت ٹھنڈک ہوگی، یعنی کہ جہاں پر فواد چودھری صاحب رہتے ہیں یقیناً وہاں پر بھی انتہا کی ٹھنڈک ہوگی، اور ہمیں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سردی کی لہر بہت زیادہ ہے، مگر جو لوگ فلڈ وکٹمز ہیں ان کے بارے میں نہ کوئی سوچا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، دعا زہرا وہ بچی ہے جو کہ تقریباً 7 مہینے پہلے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جی کسی سے پسند کی شادی کر لی تھی اور پھر چلی گئی، پھر ایک ہنگامہ مچا اور ان کے پیرنٹس نے کہا کہ نہیں جی ہماری مرضی نہیں ہے، اور ادھر سے اس بچی کے لیے کہا گیا کہ وہ کبھی کہتے تھے اپنی مرضی سے گئی ہے، کبھی کہتے تھے کڈنیپ ہوئی ہے، اور کبھی کہا جی کوئی زبردستی لے گیا، اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، اور اب بات یہ ہوئی ہے کہ جی دعا زہرا جو ہیں ان کو واپس ان کے پیرنٹس کو کے حوالے کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، یعنی کہ 7 مہینے کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ دعا زہرا کو ان کے پیرنٹس کو سونپ دیا جائے، ان کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا جائے، اور ان کے پیرنٹس کو لے کر خوشی خوشی چلے گئے۔ بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھا ہوا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ چھوٹی بچی ہے، ہارڈلی شاید 15 یا 16 ایئرز ایج بتائی جا رہی ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ جو ہندو کمیونٹی کی بچیاں اور کرسچن کمیونٹی کی بچیوں کو سندھ میں اور پنجاب میں اور KPK میں اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، میاں مٹھو جیسے لوگ کر رہے ہیں یہ کام کھلم کھلا، ان کے بارے میں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کوئی بات کیوں نہیں کرتی، چپ کیوں رہتے ہیں، کسی قسم کا کیس کیوں نہیں ہوتا، اور ان کے پیرنٹس کو کیوں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے؟ کیا صرف دعا زہرا کو ہی اس قسم کا انصاف مل پایا کیونکہ وہ ایک مسلم ہے، اور کوئی ہندو کمیونٹی کی کسی بچی کو یا جسے کرسچن کمیونٹی کی کسی بچی کو یہ انصاف کیوں نہیں مل پاتا؟ ان کے پیرنٹس کو کس لیے تکلیف دی جاتی ہے؟ اور پھر بات ہم کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو سب کا بہت خیال ہے، ہم تو سب کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام نے یہ کہا تھا، اسلام نے وہ کہا تھا۔ ایسی باتیں کرنا، بیکار کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، اپنی باتوں سے نہیں اپنے ایکشن سے ثابت کیجئے کہ آپ لوگ سب کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو، پولیس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، ایجنسیز کو بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ میاں مٹھو کو اریسٹ کریں، اس کو سخت سے سخت سزا دیں، اور نہ صرف یہ کہ میاں مٹھو کو بلکہ اس جیسے جتنے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں ان کو اریسٹ کیجئے، ان کو جیل میں ڈالیے، اور جو ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہوں ان کو پروٹیکشن دیجئے تاکہ وہ آرام سے رہ سکیں، ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ ان کی بچیوں کو کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور اگلی نیوز جی کس کی ہے بھلا؟
हमारे पास जी अगली न्यूज़ है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब ने ये पिक्चर अपनी ट्विटर के ऊपर शेयर की है और उसमें लिखा है कि जी फॉर्मर मिनिस्टर, यानी कि तो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, तो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद अहमद आज लाल हवेली में हीटर के आगे बैठे हुए। जी हाँ, शेख रशीद साहब जो कि इमरान खान के टाइम में, जब इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम में फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने ये अब ट्वीट किया है अपनी पिक्चर लगा के कि जी आज वो लाल हवेली, जो उनका घर है, बड़ा मशहूर जगह है लाल हवेली, वहां पर वो हीटर लगा के बैठे हुए। भला ये क्या बात हुई, ये कौन सी न्यूज़ है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन बहरहाल उन्होंने लगाई थी शेख रशीद साहब ने, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। खैर, हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ और फिर बात करते हैं। बताया कि राहील शरीफ अभी नया नया बना था अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शहजाद साहब, मैं आज नाम ले रहा हूं उनका, ये कराची में होते हैं और ये बड़े वली आदमी हैं, तो इन्होंने एक ख्वाब देखा है और उन्होंने एक कर्नल होते थे रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट में, उनके पास आए थे, उनके वो मौत के थे। मैंने एक ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी दरबार है, तो हजरत उमर जो हैं वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है और उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है, तो हजरत उमर उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जरनैल बाजवा है, कोई फाइल उसको दी गई। तो इतनी सी बात है, मुझे बताओ कौन है बाजवा? उन्होंने कहा जी बाजवा 3 बाजवा हैं इस वक्त फौज में। तो सबकी तस्वीरें निकाल के उनको प्रोफेसर साहब को दिखाई गई। ये बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने से 4 साल पहले की बात है। अच्छा, ये ख्वाब 4 साल पहले का। अच्छा, राहील शरीफ उस वक्त, मैं पूरा वाकई सुनाता हूं। तो उस पर हुआ ये कि उन्होंने कहा ये बाजवा है, ये मैंने देखा ख्वाब में। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने उस वहां पर कर्नल हेडक्वार्टर था कराची का, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आते रहते हैं, चूंकि यहां पर हैं, उसको लेफ्टिनेंट। जी, तो ये थे औरिया मकबूल जान साहब, जो कि टीवी एंकर भी हैं और अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर भी कहलवाते हैं और अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, कुछ तालिबानी माइंडसेट के हैं। और वो उस ज़माने में, मतलब जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो हमारे जो आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल बाजवा, उनके बारे में बड़ी ही तफसील से, बड़ी डिटेल से किसी को बता रहे थे कि जी वो तो बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। उनको तो ख्वाब में इन्होंने देखा और कहा कि जी उनके लिए तो यूं फाइल दी गई और इतनी तारीफें। लेकिन अब वही बाजवा साहब को इमरान खान साहब ना जाने क्या कुछ कह रहे होते हैं और साथ साथ औरिया मकबूल जान साहब भी साथ ही बैठे होते हैं। मगर खैर, औरिया मकबूल जान साहब की IQ लेवल आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से, जो बात उन्होंने अभी की है उससे आप सोच सकते हैं कि उनका कितना IQ लेवल है और वो किस किस्म की बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको हर बात के ऊपर वल्गैरिटी नजर आती है, इनको हर ड्रेस के ऊपर एतराज होता है, इनको हर टीवी कमर्शियल के ऊपर एतराज होता है, इनको टीवी ड्रामों के ऊपर एतराज होता है और उसके बाद ये बातें लंबी लंबी करते हैं। लेकिन इतना अगर इनको प्रॉब्लम है, अगर हर चीज के साथ इनको प्रॉब्लम है कि इस्लाम ने ये नहीं कहा, इस्लाम ने वो नहीं कहा, इस्लाम में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो जिस टीवी चैनल पे बैठकर ये शो करते हैं, जिस कैमरा के सामने बैठकर ये घंटों अपनी जैसे कहना चाहिए अपनी कहानियां सुनाते हैं फजूल किस्म की, वो भी काफिरों ने बनाई है। तो इनको किसी ने ये नहीं बताया कि सर ये भी हराम है, कैमरा के सामने मत बैठा कीजिए सर, पिक्चर भी ना बनाया कीजिए और टीवी पे भी आके अपने भाषण मत दिया कीजिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के लोगों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग समझते हैं कि शायद तालिबान जो हैं वही इस किस्म के जाहिल हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जाहिल हमारे यहाँ भी पड़े हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में है। ये और बात है कि उनके हुलिया आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, इस वजह से आपको उनको पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हम चलते हैं जी आगे और अगली न्यूज़ हम आपको देते हैं और वो है जी रशिया की। और मुसद्दिक मलिक साहब जो हमारे मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि रशिया के जो एनर्जी मिनिस्टर, यही बोलेंगे ना, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, जी हाँ,
मिनिस्टर ऑफ एनर्जी जो हैं रशिया के, वो अपनी पूरी कैबिनेट तो नहीं लेकिन पूरा डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं पता नहीं, हमने उनसे ऑयल के लिए तो कहा है, मगर वो यहाँ क्या देखने आ रहे हैं कि भाई ये कहाँ रखेंगे इतना सारा ऑयल, हम इनको देंगे, कोई इन्होंने कुछ इंतजाम किया है या नहीं, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन खैर, रशिया से उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, और मुसद्दिक मलिक साहब जिन्होंने पहले भी कहा था कि हम रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं, जिसको कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बार डिनाई कर चुके हैं जब वो अमेरिका में थे कि नहीं हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब ये कि ये लोग आपस में बातचीत किए बगैर, आपस में कुछ डिसाइड किए बगैर ही जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं, और उसके बाद समझ में नहीं आता कि किसकी बात का भरोसा करें और किसकी बात का भरोसा ना करें। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट के बाद दोबारा से मुसद्दिक मलिक साहब की स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं जी हम ऑयल ले रहे हैं। साथ साथ अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि जी मिनिस्टर ऑफ एनर्जी जो है वो रशिया से आ रहे हैं और जाहिर है डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं। मगर एक किस्म में पॉजिटिव चीज़ ये लगती है कि अगर ये लोग आ रहे हैं और वाकई में आ रहे हैं और पूरे डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान के ऊपर अभी भी लोगों को भरोसा है, या ये समझ रहे हैं कि हम उन्हें पेमेंट कर पाएंगे या करने की पोजीशन में हैं। क्योंकि जिस तरह की बातें चल रही हैं टीटीपी को लेकर और जिस तरह की बातें चल रही हैं इकोनॉमी को लेकर, उससे तो अंदाजा यही होता है, या होता लोगों को, मेजॉरिटी को यही अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं। इससे थोड़ी सी हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी और ये लोग कुछ काम करके अपने आप को इस मुसीबत में से पाकिस्तान के लोगों को निकालेंगे। थोड़ा सा सही, लेकिन थोड़ी सी सांस लेने की जगह शायद बन जाए। अच्छा सोचना चाहिए, सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, तो फिर ऊपर वाला आपके साथ भी अच्छा ही करता है, ऐसा मेरा मानना है। मगर खैर हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज हम आपको देंगे जी, ये भी चौधरी परवेज इलाही की है। और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उनका कहना है कि जी 2 बच्चों वाले खानदान के लिए मुफ्त राशन का ऐलान। बहुत आसान काम है जी, परवेज इलाही साहब ने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अपना पल्ला झाड़ लिया। उनको मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसे खानदान बहुत कम है जिनके, खासतौर पे पंजाब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ, लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं या पूरे पाकिस्तान की बात करूं तब भी ऐसे खानदान आपको, ऐसी फैमिलीज बहुत कम मिलेंगी जिनके 2 ही बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि परवेज इलाही साहब ने कुछ नहीं देना, उन्होंने ऐसे ही अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सर अगर आप इस किस्म की शर्तें लगाए बगैर बात करते हैं और आप कहते हैं कि जी कोई जो जिन लोगों की आमदनी कम है, जो बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते, उनको आप राशन मुफ्त देंगे या उनको आप आटा मुफ्त देंगे या कोई और इस किस्म की बात करते, तो लगता कि आप थोड़ा सीरियसली बात कर रहे हैं। लेकिन आपने तो सर ये एक तरह का मजाक किया पब्लिक के साथ कि आपने ये कहा है कि जी 2 बच्चों वाले घर को जो है, वैसे लोग जो है ना अपने बाकी के 8 बच्चे छुपा दें, 2 बच्चे सामने कर दें, 8 नहीं चलो 6 छुपा दें, 2 आगे कर दें, 6-8 से कम तो बच्चे किसी के है नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से कर लें तो शायद फ्री राशन मिल जाए परवेज इलाही साहब से पंजाब के लोगों को। मगर देखते हैं कि आगे ये सिलसिला कब तक चलता है और कैसे चलता है, और परवेज इलाही साहब इस पे रहते हैं या नहीं रहते, या थोड़े दिनों के बाद ही हम सुनेंगे जी कोई और बात कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हम नई न्यूज के साथ और मजीद खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दिएगा। थैंक यू।